Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के हमारे ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमने बात की है बहुत सारे वीडियोस के ज़रिए 1857 के गदर के। गदर हुआ था किसके बीच? तो तमाम भारतीय एक साइड पे थे और उन्होंने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। अगेन इसको हम सही तरीके से और डीप में इसकी मालूमात हासिल करते हैं। सन ईस्वी सन 1857 का गदर भारतीय अवाम के ज़रिए अंग्रेज़ी से इस्तेहसाल, अंग्रेज़ सरकार जो शोषण करती थी भारतीयों का, ने हुकूमत के सामने एक अजीम ललकार थी। फर्स्ट एंड एक अजीम ललकार थी। ईस्वी सन 1757 से तकरीबन 100 साल अंग्रेज़ हुकूमत को उसने दहला दिया था। 1757 से लेकर 1857 तक के इन दिनों में 100 साल जो वक्त गुजर गया था, उसके दबाव का नतीजा जो निकला वो था 1857 का गदर। जस्ट लाइक आपने एक स्प्रिंग तो देखा होगा, इस स्प्रिंग को हम जितना दबाओ वो दब तो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको फ्रीडम मिलती है क्या होता है? यस, इट वॉज लाइक दैट। सेम इसी तरह से 1857 का गदर था। जैसे ही उन्हें मौका मिला, जितना भी अंग्रेज़ सरकार के ज़रिए उनका शोषण किया था, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। पहला कदम, पहली ललकार जो थी वो कहलाता है 1857 का गदर। गैर मुल्की हुकूमत को भारत की ज़मीन से उखाड़ फेंकने की भारत की ये पहली जंग आज़ादी की तहरीक थी, जिसमें वीर सावरकर ने कहा था कि तमाम भारतीय, चाहे वो राजा हो या जागीरदार, कारीगर हो या किसान, फौजी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी ने उसमें अपनी ताकत के मुताबिक रोल अदा किया था। 1857 के गदर में ओवरऑल सभी हिंदुस्तानियों ने अपना जो भी वो कर सकते थे अपना बेस्ट उन्होंने दिया था। फिर चाहे वो राजा हो, जागीरदार हो, किसान हो, मजदूर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी ने अपने अपनी पर्सनल लाइफ को भूल कर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम किया था। यूरोप के दो सबसे बड़े मुल्कों की आवाम जितनी आवाम और उनके रकबे जितने बड़े रकबे में भारतीय आवाम की तश्कील करदा ये अनोखी कारगुजारी थी। उनके शहीदों के खून से जैसे आज़ादी की जंग का नक्कारा बजा था। पूरा मुल्क एक साथ, गैर मुल्की हुकूमत, अंग्रेज़ सरकार, जो उन्होंने शोषण किया था, भारतीयों का इक़्तिसाद इस्तेसाल किया था, समाजी भेदभाव, लश्करी भेदभाव जैसे वजूहात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, जो कहलाता है 1857 का गदर। इस तरह से 1857 के गदर के लिए उन्होंने पहली बार ही एक गैर मुल्की हुकूमत को बुनियाद से हिला दिया था। नतीजतन हिंद के आज़ादी की तरफ कूच मुमकिन हुई। हम ये नहीं कह सकते कि 1857 के गदर के बाद भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने के लिए पहली कोशिश की शुरुआत तो हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने भी अपना एक शक जाहिर किया था। उन्होंने बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत में मेरा वक्त तो पुरअमन गुजरे। मैं ये नहीं भूल सकता कि भारत का आसमान अभी पुरसुकून है, लेकिन कभी अदम एतमादी की छोटी सी बदली, ख्वाह वो एक हाथ के बराबर क्यों ना हो, लेकिन वो मुसलसल वसी होकर फट कर हम सब को निगल लेगी। इन शॉर्ट, गवर्नर जनरल जो कैनिंग था उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि भारतीय अवाम जो इतना कुछ सह रही है, अगर उन्होंने हिम्मत की, अगर उन्होंने आवाज़ उठाई, बगावत की, तो वो हम सब को, मतलब जितनी भी अंग्रेज़ सरकार है, उनको निगल सकती है, यहाँ से उनको जाना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को पहले इस चीज़ का उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था। 1857 का गदर भारतीय तारीख की फ़क्र की कहानी है। कोई भी इनकलाब, बगावत या गदर कुछ वजूहात की बिना पर ही पैदा होता है। सिर्फ एक चर्बे वाले कारतूस से बगावत नहीं हुई, कोई एक वजह से इतना बड़ा युद्ध या इतनी बगावत नहीं होती। बहुत सारी वजूहात मिलकर वो एक बगावत की वजह बनती है। इसीलिए इस चीज़ का जो है वो 100 सालों से अंग्रेज़ सरकार ने जो भारतीयों पर इतना ज़्यादा शोषण किया था, उसका जो नतीजा निकल कर आया, उसके खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाई, वो कहलाता है 1857 का गदर।
बहुत सारी वजूहत थी जो हमने लास्ट सेशन में, चौथे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में देखा कि किस तरह से अंग्रेज सरकार भारतीयों के साथ बिहेव करते थे और किस तरह से पार्शियलिटी के साथ वो रूल्स और रेगुलेशन भारतीयों पर अप्लाई करते थे। तो आइए इस सेशन में हम देखते हैं कि 1857 का गद्दार क्यों हुआ, कौन सी ऐसी वजूहत थी जो सारी वजूहत के बिना पर वो 1857 की तरफ मुड़ गया। सबसे पहली वजह है सियासी वजूहत। नेक्स्ट है इंतज़ामी खामियाँ। उसके बाद है इक्तिसादी इस्तेसाल, समाजी और मजहबी वजूहत, लश्करी वजूहत, दिगर वजूहत। ये सारी वजूहत तो ऐसी थी जो धीरे धीरे भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा बेएतमादी का जज्बा पैदा हुआ, जिस पे अंग्रेज़ों पर उनको भरोसा ना रहा। लेकिन इन सारी वजूहत में जो एक मेन वजह आ गई, जिसकी वजह से 1857 का गदर की शुरुआत हो ही गई। जस्ट लाइक आग में घी डालने वाला कोई काम अगर हुआ है, जिसने किया है, तो वो था चर्बी वाला कारतूस। बहुत ही फेमस किस्सा है, आई थिंक आप में से कितने को पता भी होगा। और ये सवाल आपका सेक्शन सी में बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछाता है कि 1857 क्रांति ना, विप्लव ना, तात्कालिक कारण શું છે? तात्कालिक कारण यानी कि फौरी वजूहत। फौरी वजूहत मतलब वो कौन सी वजह है जिसकी घटना गुजरने की वजह से 1857 का गदर शुरू हो गया। तो वो वजह थी चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाले कारतूस की कहानी क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये सारी वजूहतें, आइए हम इसको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है सियासी वजूहत, गुजराती में से कहेंगे राजकीय कारण। 1857 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग की पॉलिसी, चाणक्य की पॉलिसी, इसका सहारा लिया था। आई टॉल्ड यू कि जो अंग्रेज सरकार थी वो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक थी। वो कोई भी काम बिना प्लानिंग के तो करती ही नहीं थी, फुल प्लानिंग के साथ वो अपना कोई भी काम करती थी। तो जब वो भारत में आई तो उनकी एक ही पॉलिसी थी, लड़ाओ और राज करो, सभी को अपने अंदर लड़ाओ और राज करो। सेम वही पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी और वो इसी पॉलिसी के तहत 1757 की जो प्लासी की जंग थी उसके बाद भारत में आकर हकीकी हुक्मरान बनने लगे थे। उन्होंने ये सारी पॉलिसी का सहारा लिया और भारत में धीरे धीरे अपनी हुकूमत जमाते रहे। इसके बाद दूसरे जो गवर्नर जनरल आए, जैसे वेलेस्ली ने बाहमी इमदादी मंसूबे के ज़रिए भारत की बहुत सी रियासतों को ब्रिटिश हुकूमत के ज़ेर असर रख दिया। वेलेस्ली का बाहमी इमदादी मंसूबा, वेलेस्ली का ये कुछ मंसूबा था जिसमें वो मदद करने के बहाने बहुत सारी जो भारत की रियासतें थी उसको अपने कब्ज़े में, ब्रिटिश हुकूमत के कब्ज़े में उन्होंने ले लिया था। सेम वे डलहौजी की खालसा पॉलिसी भी थी, जिसमें डलहौजी ने लगभग 5 जितने रूल्स अप्लाई किए थे भारतीय अवाम पर, और उसके ज़रिए भी वो लोगों की, भारत की जितनी भी रियासतें थी वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी ब्रिटिश सरकार में उसको शामिल कर लिया था। इस तरह से मराठी हुकूमत के मराकज़ पूना, इंदौर, ग्वालियर, नागपुर को दहला दिया। हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली की तोसी के काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा डलहौजी ने इनामी कमीशन का ताउन करके ज़मींदारों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। डलहौजी ने एक नया कमीशन बनाया था, इनामी कमीशन, जिसके ज़रिए उसने ज़मींदारों की ज़मीनों पर धीरे धीरे अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। इस तरह डलहौजी की इल्हाक की पॉलिसी ने राजाओं, ज़मींदारों ने अवाम में बेएतमादी को बुलंदी पर पहुंचा दिया। अब भारतीय अवाम भी इंसान ही है, कितना सहेगी, एक ना एक दिन तो आवाज़ उठानी ही थी। तो जितने भी पॉलिसी थे जो गलत पॉलिसियाँ थी, जो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक नहीं थी, ये सारी पॉलिसियों की वजह से भारतीय अवाम में बेएतमादी का जज्बा पैदा हुआ। इसीलिए लोगों में ये एहसास कायम हुआ कि राजाओं की ये हालत हुई है तो अवाम का क्या होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी ज़मींदार थे सभी को सारे सवाल उठने लगे। इनामी कमीशन, इलाक़ी पॉलिसी, बाहमी मंसूबा वगैरह, ये सारी चीज़ों से अवाम को ये एहसास हुआ कि राजा और महाराजाओं की हालत सही नहीं है, तो आम आवाम का क्या होगा, जब आवाम गरीब है उनका क्या होगा। यही एहसास उन्हें 1857 गदर की ओर ले गया।
तो ये थी सियासी वजूहत। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इंतज़ामी खामियाँ। लास्ट सेशन में हमने देखा कि अंग्रेज़ सरकार ने भारत में जितने भी रियासत पे कब्ज़ा किया था उसको सही तरीके से कब्ज़ा जमा रहे, इसलिए इंतज़ामी ढांचे में कुछ तब्दीलियाँ की थी। जैसे उन्होंने निज़ाम दलिया बनाया था, रिश्वतखोरी, जिसमें रिश्वतखोरी चलती थी। उसके अलावा उन्होंने अलग अलग कानून भी बनाए थे, जैसे कि कानून के सामने सबकी यकसानियत, ये सारे कानून बनाए थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के फ़ायदे के लिए थे। क्या उससे भारतीय आवाम को फ़ायदा हुआ था? नहीं, भारतीय आवाम को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो आइए हम समझते हैं इंतज़ामी खामियाँ। कंपनी के इक़्तिदार में भारतीय आवाम को खुसूसन ऐसा कुछ नहीं दिया गया जिससे उनमें कंपनी पर भरोसा और एतमाद का एहसास पैदा हो। कंपनी ने भारतीय आवाम के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं की थी जिससे भारतीय आवाम को भरोसा हो जाए कि यस, ये हमारे लिए वेल एंड गुड है, ये हमारे लिए जो भी करेंगे सही करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों ने सभी बड़े ओहदों पर हिंदी की जगह, मतलब हिंदुस्तानियों की जगह किसको फाइज किया था? अंग्रेज़ों को। 1833 के एक्ट के कानून के मुताबिक काबिलियत की बिना पर हिंदुओं को फ़रोग देने की पॉलिसी पर अमल हुआ ही नहीं था। पॉलिसी तो थी कि काबिलियत के बिना पर हम किसी को भी जगह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों के ज़रिए आयद इंतज़ामी पॉलिसी अवाम तरफ़ी बिल्कुल नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी यही खामी थी। अंग्रेज़ों की सख्त महसूल पॉलिसी आम और गरीब आवाम पर डाली गई थी। भारतीय ज़कात, भारी ज़कात, खर्चीला निज़ाम दलिया, रिश्वतखोरी जैसे सारी चीज़ों की वजह से, चाहे वो किसान हो, फौज में हो, कोई भी हो, वो सारे परेशान हो गए थे। इसलिए शायद ही कोई चुप बैठने वाला था। इसलिए इस तरह लोगों की परेशानी में इजाफे की सूरत में 1857 की बगावत हुई। इस तरह से इंतज़ामी खामियों की वजह से भी 1857 की गदर मुमकिन बनी। नेक्स्ट है इक्तिसादी इस्तेसाल, आर्थिक शोषण जो अंग्रेज़ लोग भरपूर भारतीयों के ज़रिए करते थे। आइए उसको समझते हैं। कंपनी की इक्तिसादी पॉलिसी ने भारत के गैर मुल्की तिजारत को बर्बाद कर दिया था। भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो भारत तिजारत के लिए मशहूर था, जैसे ही अंग्रेज़ सरकार की नज़र इस पर पड़ी और अंग्रेज़ सरकार ने जो प्लानिंग का मंसूबा बनाया भारत पर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए, तभी से भारत की जो गैर मुल्की तिजारत थी वो कैसे हो गई? बर्बाद हो गई। इंग्लैंड की सनअती तहरीक का असर भारत के व्यापार पर भी हुआ। अब भारत सिर्फ कच्चे माल और अनाज की दरामद करने वाला मुल्क बन गया था। भारत कैसा मुल्क बन गया था? सिर्फ कच्चे माल और अनाज की दरामद करने वाला एक मुल्क बनकर रह गया था। बंगाल में कंपनी के इक़्तिदार की पॉलिसी की शुरुआत हुई, तब से ही गांव की सनतें, दस्तकारी की सनतें और गैर मुल्की तिजारत फना होने के कगार पर थी। जो कारखाने जो तिजारत के लिए मशहूर थे, लेकिन धीरे धीरे वो पायमाल होने लगे थे। भारत का बेशुमार धन अब कहाँ जाने लगा था? इंग्लैंड की तिजोरी में जाने लगा था। हिंद का किसान और कारीगर तबका तो टूट ही गया था। इन शॉर्ट, इक्तिसादी इस्तेसाल, सनत, ज़राअत, फौज या गरीब अवाम, जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों का व्यापार था, वो धीरे धीरे ठप होने लगा, पायमाल होने लगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ सरकार की अलग अलग एक तरफी पॉलिसी की वजह से। भारत का तिजारत पूरी तरह से टूट गया। सनत व रिफ़त, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसीलिए गरीबी और बेरोज़गारी की वजह से लश्कर में जो उनके साथ इस्तेसाल किया जाता था, उन्हें सैलरी भी कम मिलती थी। ये सारी वजह से धीरे धीरे जो भारतीयों का एक बेएतमादी का लेवल बढ़ने लगा, जज्बे का लेवल बढ़ने लगा, तो उसी सब जज्बे के, बेएतमादी के जज्बे ने एक शक्ल दी, वो थी 1857 का गदर। सो एक वजह भी थी, और सारी वजह मिलकर ही 1857 का गदर हुआ। तो आइए हम नेक्स्ट वजह देखते हैं, जो है समाजी और मजहबी वजूहत। कहते हैं कि भारतीयों में सबसे ज़्यादा मज़हब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आज भी अगर हम बात करें तो भारत में लगभग बहुत
जितने हम दूसरे मुल्कों में नहीं देख सकते उतने ज़्यादा भारत में हमें मज़हब देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं समाज और मजहबी वजह की बिना पर किस तरह से गुजर हुआ। विलियम बेंटिक के इक़्तिदार के बाद हिंद में तेज़ी से मगरबी इस्लाह की हवा चलने लगी, इसलिए सदियों पुराने समाजी इंतज़ाम का ढांचा टूटने लगा। कंपनी के अफसरों ने दाखिल की हुई समाजी इस्लाह को भारत का कदामत पसंद समाज डर और शक के नज़रिए से देखने लगा। भारत में कुछ ऐसे कानून थे जो समाज में चलते आते थे, जो भारत के रहने वाले लोगों के अकीदे के मुताबिक थे, जैसे सती का रिवाज, नौज़ायदा बच्चों का खून, जिसमें लड़की हो तो उसको दूध पीती के ज़रिए मार दिया जाता था। तिफली शादी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, बच्चों की शादियाँ कराई जाती थी। बेवाओं की शादियों पर मतलब बेवा दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। ये सारे कुछ गलत कानून थे, अंग्रेज़ों ने उनको सुधारने की कोशिश की थी। चाहे एक पॉजिटिव वे था, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि भारतीय अवाम को उनके समाज और उनके मज़हब में अंग्रेज़ सरकार जो इंटरफेयर कर रहे थे वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी वजह से भी उन्हें लगा कि मज़हबी और समाजी निज़ाम में दखलगिरी होने लगी है। इन सारी चीज़ों में सुधारा करने के अलावा इवन अंग्रेज़ सरकार ने हिंदुस्तान में ईसाई मज़हब की तबलीग करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को ईसाई मज़हब में तब्दील करने के लिए बहुत सारे कानून भी बना दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सदर R.D. मैग्यूज ने 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा, क्या कहा वो गौर से सुनिए। परमात्मा ने हिंदुस्तान का वसी साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए दिया है कि हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ईसा मसीह का फतेह परचम लहराना है। हम में से हर एक को अपनी ताकत इस काम में लगानी चाहिए, जैसे पूरे भारत में ईसाई मज़हब की तबलीग और तौसीह के लिए किसी भी तरह की लचक ना आए। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदर R.D. मैग्यूज ने ये कहा कि परमात्मा ने मतलब भगवान ने उनको ये काम करने के लिए कहा है कि भारत में किसका परचम लहराना चाहिए, ईसा मज़हब, ईसाई मज़हब का, ईसा मसीह का परचम वहाँ लहराना चाहिए। तो उन्होंने धीरे धीरे भारत में ईसाई मज़हब को लाया। ईसाई मज़हब को लाने के लिए भारत में उसको अलग अलग लोग उसको अपनाएं, इसलिए उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई उसको देखिए। सबसे पहले तो लश्कर में सरकारी खर्च से पादरी रखकर मज़हब की तबलीग और मज़हब की तब्दील का काम किया जाने लगा। लश्करी छावनियों में ईसाई बनाने की किताबें बांटी जाने लगी। हम ये तो जानते ही हैं कि भारत में ज़्यादातर जो भारतीय थे वो फ़ौज में ही काम करते थे, तो फ़ौज में जहाँ पर वो छावनी बनाकर जहाँ पर रहते थे वहाँ पर ईसाई बनाने के लिए उनको किताबें बांटी जाने लगी। इवन इसके अलावा 1815 रिलीजन डिसेबिलिटीज़ एक्ट के मुताबिक ईसाई बने हुए हिंदू या मुस्लिम को आबाई विरसे में हिस्सा लेने के लिए हकदार बनाया गया। उनको लालच भी दी गई। पहले यूँ था कि इससे पहले जो रिवायती कानून था उसके मुताबिक मज़हब तब्दील करने वाले शख्स को विरसे में हक नहीं मिलता था। सपोज़ कि कोई हिंदू है, अगर उसने मुस्लिम मज़हब को इख्तियार कर लिया तो उसकी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है उसमें उसको हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अब उन्होंने इस तरह से कानून लाया 1850 कानून के मुताबिक, अगर वो मज़हब को ईसाई मज़हब को अपनाते हैं तो उनको जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें उनको हिस्सा भी बराबर मिलेगा। इस तरह से लोगों को लालच भी देने लगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई मज़हब को कबूल करें। उसके बाद आगरा में ऐसा फरमान किया गया कि हर हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ को सलामी देनी पड़ेगी। अगर ऐसा ना किया जाए तो ऐसा करने में नाकामयाब हो तो उसे सज़ा दिया जाएगा। इस तरह से सलामी देना, सलाम करना उन्हें कंपलसरी कर दिया गया। अंग्रेज़ वक्तन फ़ौक्तन हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ बदतमीज़ी भरा सलूक करते और इनकी बेइज्जती भी करते। इवन इसके अलावा ईसाई पादरियों ने भारत में अंग्रेज़ी तालीम देने के लिए स्कूलें खोल दी। ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन लास्ट में जो अंग्रेज़ सरकार ने कानून लागू किया उससे भारतीय अवाम का जो एक सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो गया था। वो वजह क्या थी? उन्होंने मज़हबी एहसासात को सख्त चोट पहुंचाई थी। कंपनी सरकार ने मंदिर और मस्जिद की मलकियत पर टैक्स लगाया जो पहले नहीं था।
इससे पहले भारतीय हुकूमत के जरिए मजहबी तंजीमों को टैक्स फ्री का फ़ायदा दिया गया था, लेकिन अब अंग्रेज़ी सरकार ने मंदिर और मस्जिद की जो मिल्कियत थी उस पर टैक्स लगा दिया। बेशुमार हिंदू और मुस्लिम खानदानों का गुजर मंदिर और मस्जिद की ज़मीन की आमदनी पर था। इन सब का इज्तिमाई असर हिंदुस्तान की अनपढ़ या जाहिर सी बात है कि वो टाइम पे ज़्यादातर हिंदुस्तानी आवाम अनपढ़ थी, इतना ज़्यादा सोर्सेस नहीं था एजुकेशन का, लाताल्लुक़ कम लफ्ज़, लेकिन जान से भी ज़्यादा मज़हब को चाहने वाली आवाम पर पड़ा। भले ही भारतीय आवाम अनपढ़ थी, कम अक्ल थी, लेकिन वो अपने मज़हब को जान से ज़्यादा प्यार करती थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मज़हब को ही दिया जाता था। तो इस तरह से जो मज़हब पर असर पड़ा, उनके दिल पर अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्से और नफ़रत का एहसास पैदा हुआ। और यही वजह थी कि धीरे धीरे जो अनपढ़ लाताल्लुक़ कम लक आवाम थी, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और यह आवाज़ 1857 के गदर में तब्दील हुई। सो इस तरह से आज हमने कुछ सियासी वजूहात, इंतज़ामी खामियाँ और समाजी और मजहबी वजूहात देखी। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे की वजूहात देखेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी वजूहात थी जो भारतीय तारीख की जो फ़ख्र की कहानी है 1857 का गदर हुआ और किस तरह से मंगल पांडे को फांसी दी गई और किस तरह से मंगल पांडे 1857 के गदर का पहला शहीद बना। थैंक यू। आई होप कि आपको इस सेशन में जो भी मैंने समझाई वो समझ में आया होगा। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को अपने बुक की थियरी से कनेक्ट कीजिए और समझिए। बहुत इंटरेस्टिंग है 1857 का गदर। पर्सनली मुझे ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही पसंद है। आई होप सो कि आप भी उसको उसी इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।